सोचिए, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो मुंबई की तंग गलियों से निकला और दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर गैंगस्टर बन गया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसा नाम जो आज जुर्म और आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। $25 मिलियन। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उस खौफ की कीमत है जो दाऊद इब्राहिम ने पूरी दुनिया में फैलाया है। उससे एक आदमी पर इनाम जो कानून की पकड़ से हमेशा हमेशा एक कदम आगे रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा दुनिया के सबसे खूंखार और वांटेड अपराधियों में से एक कैसे बन गया। चलिए आज इस कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और दाऊद की कहानी शुरू होती है उसके जन्म के साथ हुई एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी से, जिसने शायद उसके भविष्य की एक धुंधली सी तस्वीर पहले ही दिखा दी थी। साल था 1955। एक पुलिस हेड कांस्टेबल के घर एक लड़का पैदा हुआ और उसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत मशहूर और अमीर बनेगा। पर यह किसी ने नहीं सोचा था कि ये शोहरत और दौलत जुर्म की काली दुनिया से आएगी। तो देखिए, हर बड़े अपराधी की कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत छोटी ही थी। घर के हालात ठीक नहीं थे तो पढ़ाई बीच में ही छूट गई और महज 14 साल की उम्र में जेब काटने और छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। बहुत जल्द उसने अपने पहले बॉस बसु दादा को ही रास्ते से हटा दिया और अपना खुद का गैंग बनाया। एक ऐसा गैंग जिसे आज पूरी दुनिया डी कंपनी के नाम से जानती है। और यहीं से शुरू होता है मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जे का वो खूनी खेल। एक ऐसी जंग जिसमें दाऊद ने अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म किया और मुंबई की सड़कों को सचमुच खून से लाल कर दिया। ये सब शुरू हुआ 1981 में, जब उसके भाई शब्बीर कास्कर को दुश्मन गैंग ने मार दिया। बस इस एक घटना ने दाऊद के अंदर के शैतान को जैसे जगा दिया। बदला लेने की आग में उसने मुंबई को एक युद्ध का मैदान बना दिया। अगले 5 सालों का हिसाब देखिए। पहले मन्या सुरवे का एनकाउंटर, जिसमें कहते हैं कि दाऊद ने ही पुलिस को खबर दी थी। फिर करीम लाला के भतीजे समद खान को 19 गोलियां मारी गईं और आखिर में करीम लाला के भाई रहीम खान का बेरहमी से कत्ल। और इसी के साथ पठान गैंग का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया और दाऊद अंडरवर्ल्ड का अकेला बादशाह बन बैठा। अब दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह गया था, वो एक पूरा साम्राज्य चला रहा था। एक ऐसा एम्पायर जिसकी जड़ें सिर्फ जुर्म में नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक फैली हुई थीं। तो ये साम्राज्य चलता कैसे था? इसके 4 मेन पिलर थे। सबसे बड़ा 40% हिस्सा आता था स्मगलिंग से, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। फिर 30% आता था हफ्ता वसूली और रियल एस्टेट से, और बाकी का 15% आता था ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रिकेट बेटिंग, मैच फिक्सिंग से। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा और खौफ पर टिका हुआ ऑपरेशन था। उसकी हिम्मत देखिए। साल था 1986, शारजा। वो सीधे इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में घुस गया और खिलाड़ियों से कहा कि मैच जीत जाओ, सबको एक एक कार दूंगा। लेकिन तब के कप्तान कपिल देव डरे नहीं। उन्होंने सीधे कहा, ये आदमी कौन है, इसको बाहर निकालो यहां से। और बॉलीवुड तो जैसे उसकी जेब में था। फिल्मों में अपना काला पैसा लगाना, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से वसूली करना, ये सब आम था। यहां तक कि वो ये भी तय करता था कि किस फिल्म में कौन सी हीरोइन काम करेगी। और जिसने उसकी बात नहीं मानी, उसका हश्र क्या हुआ, ये टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या से पूरी दुनिया ने देखा था। जब कोई डॉन इतना बड़ा हो जाता है कि वो समाज और कल्चर पर अपना असर डालने लगे, तो उसका अगला कदम तबाही की ओर ही होता है। और 1993 में दाऊद ने एक ऐसा ही कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 12 मार्च 1993। ये वो दिन है जिसे मुंबई कभी नहीं भूल सकती। एक काला दिन, सिर्फ 2 घंटे, और इन 2 घंटों में मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया गया। इन धमाकों ने 257 बेगुनाह लोगों की जान ले ली और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के दिल पर किया गया एक गहरा वार था। और इन सब का मास्टरमाइंड कौन था? दाऊद इब्राहिम। बस इसी एक दिन ने उसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया।
और वो हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया। भारत से भागने के बाद दाऊद जैसे एक भूत बन गया, एक ऐसा साया जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। उसने अपना ठिकाना तो बदला, लेकिन उसका क्राइम नेटवर्क दुनिया भर में और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। अब उसका अड्डा सिर्फ मुंबई नहीं था। पाकिस्तान, यूएई से लेकर यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, मतलब दुनिया के कोने कोने में उसने अपने आतंक और अपराध का जाल फैला दिया था। और ये नेटवर्क आज भी एक्टिव है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और भारत तीनों ने उसे ऑफिशियली एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। क्यों? क्योंकि उसके तार सीधे पाकिस्तान की आईएसआई, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। वैसे एक बार उसे पकड़ने की कोशिश लगभग कामयाब हो ही गई थी। बात है 2005 की। दुबई में उसकी बेटी की शादी थी। तब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसे वहीं खत्म करने का एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन बनाया था। लेकिन किस्मत देखिए, मुंबई पुलिस ने अनजाने में ही उन शूटर्स को पकड़ लिया और मिशन फेल हो गया। दाऊद एक बार फिर बच निकला। तो आज इतने दशकों के बाद भी दाऊद कानून की पकड़ से कोसों दूर है। वो एक ऐसा किंगपिन है जिसे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया और जिसका जुर्म का साम्राज्य आज भी चल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2015 में उसकी नेटवर्थ थी $6.7 बिलियन। ये रकम उसे इतिहास के सबसे अमीर और सबसे खूंखार गैंगस्टर्स में से एक बनाती है। आज दाऊद 70 साल का होने वाला है। सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में कराची में कहीं छिपा है। ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। लेकिन एक बात साफ है, उसकी डी कंपनी आज भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है। तो आखिर में सवाल वही है जो शुरू में था। इतने दशकों के अपराध, आतंक और फरारी के बाद क्या दुनिया का ये सबसे बड़ा डॉन कभी सलाखों के पीछे पहुंचेगा? क्या उसे कभी अपने गुनाहों की सजा मिलेगी?